ये दिल्ली को दहलाने की साजिश कितनी भारी पड़ेगी, इस बात का अंदाजा शायद जरा सा भी ना तो पाक को था और ना ही उसे पनाह देने वाले आतंकियों को। लेकिन अब इस बात को लेकर के पूरी स्थिति भारत ने उसको दिखा दी है। वह आईना दिखा दिया है कि आखिरकार जब आग को छेड़ा जाता है तो क्या होता है। भारत ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को जो ठंडे बस्ते में डाल रखा था, इसके साथ ही उसे पूरी तरीके से सेना की तरफ से हरी झंडी और भारतीय सेना के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और भारत की नेवी को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत की तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक के सबसे बड़े मिशन को एग्रीमेंट और इससे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है। भारत ने अपने सबसे बड़े कदम को उठाना शुरू कर दिया है और हाल यह बन चुका है कि अब भारत की सेना न सिर्फ पीओके की तरफ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि पीओके में पाक के मौजूद ठिकानों को भी ध्वस्त कर रही है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वह खबर न सिर्फ पाक को चौंका रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सनसनीखेज खबर बन चुकी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के ट्रंप की कुर्सी तक इस बात की भनक पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत की सैन्य गतिविधियों, भारत की सामरिक शक्ति के सबसे ताकतवर एक्शन पर टिक चुकी है। हाल ही बच चुका है कि भारतीय सेना के कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस वक्त सबसे अहम 13 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और ये 13 ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं आतंकियों के पनाहगार के वो स्थायी अड्डे थे जहां से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने न सिर्फ अब अपनी सीमा पर इस वक्त चौकसी तैनात कर दी है, बल्कि भारत ने अब पीओके की तरफ अपने युद्धक टैंक और साथ साथ अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को भी इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही अब खबर जो सामने आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका चुकी है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि भारत 3000 सेना लगभग पीओके में इस वक्त कई किलोमीटर अंदर तक एंटर कर चुकी है और सैटेलाइट इमेज से दावा किया जा रहा है कि भारत की सेना के साथ इस वक्त भारी मात्रा में आर्टिलरी टैंक और साथ साथ कई मिसाइल के जखीरे शामिल हैं। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इसके पूरी दुनिया सन्न रह चुकी है, क्योंकि भारत का यह सबसे बड़ा और अहम पलटवार अचानक हुआ है। भारत ने कहा था कि इस बार भारत आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। तौर पर अब ऑपरेशन त्रिशूल को अब एक्टिवेट करते हुए जो नाम दिया है वह दिया है शिवास्त्र, यानी कि अब शिवास्त्र की मदद से ही इस पूरे घटनाक्रम में जो आगे एक्टिविटी होगी वह इसी ऑपरेशन के नाम से जानी जाने वाली है। क्योंकि यह जो ऑपरेशन शिवास्त्र है, यह पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर ही एग्रीमेंट और इसे ऑपरेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत के इस वक्त फाइटर जेट अपनी बॉर्डर से बहुत करीब, यानी कि अपनी सीमा रेखा से बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं और इन्हें हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि अब पीओके लेने का समय आ चुका है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, क्या वह स्थिति आ चुकी है जब भारत यूआकी को अब पीओके लेना है और इस वक्त भारत ने अपनी सेना उतार भी दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? उन 13 ठिकानों को भारत ने कैसे ध्वस्त किया है? साथ साथ भारत ने इन ठिकानों के साथ ही लगभग 4 सुरंगों को भी पूरी तरीके से आईडी के जरिए ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियोस को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर कि यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, दिल्ली को दहलाने की कोशिश जिस तरह से की गई, उस साजिश का अब भारत माकूल और मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है।
भारत ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर बल्कि अब भारत कई देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर चुका है। हाल यह बन चुका है कि भारत के साथ साथ इजराइल और इस वक्त रूस और अब सबसे बड़ी खबर के रूप में ईरान और यहां तक कि अफगानिस्तान भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल हो चुके हैं। बता दें, इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ी सहायता भेजी गई है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह आ रही है ब्रिटेन को लेकर के। दरअसल ब्रिटेन के कई फाइटर जेट और ब्रिटेन की तरफ से काफी बड़े मात्रा में हथियार और सेना संबंध से जानकारियां सामने आ रही हैं कि वहां से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को चीजें मिली हुई हैं और यह चीजें कुछ और नहीं बल्कि सैन्य साजो सामान है जो भारत के लिए बेहद इस वक्त कारगर होने जा रहा है। और इसी बीच इजराइल की तरफ से भारत को ड्रोन भेजा जाना कोई संयोग नहीं है। दरअसल भारत की तरफ से यह पूरे की पूरी तैयारी को बता रहा है कि भारत ने अपनी तैयारियों को पूरा तैनात कर दिया है। इजराइल की तरफ से ड्रोन और इजराइल की तरफ से भारत को लेकर के ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी सील्ड आयरन डोम जैसी मिसाइल्स को, जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है, उसे भारत रवाना किया गया है और यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जहां बात सिर्फ आर्टिलरी की नहीं रह गई है, दरअसल अब जो खबर सामने आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका रही है। भारत तो अब तक सिर्फ एक मोर्चे पर पाक को घेरने पर लगा था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है भारत ने अफगानिस्तान की सीमा रेखा के रास्ते अपने सैनिकों को उतारा है और यह सैनिक सीमा रेखा के रास्ते उतारने का साफ मतलब यह है कि अब भारत अफगानिस्तान के रास्ते भी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को घेरने की तैयारी दो में लगा हुआ है। भारत ने पहले ही बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां अपनी सेना और अपने कई सारे फाइटर जेट इस वक्त उतार दिए हैं और इन्हें उतारने का साफ मतलब यह है कि अब हमला एक नहीं बल्कि कई तरफ से होने वाला है। जिस बात की आशंका अब तक पाक खुद थी, अब भारत वही करने जा रहा है। भारत हर मोर्चे पर चौतरफा अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और यह तैयारियां सामान्य नहीं है बल्कि सामने वाले देश को हिला करके रख देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। भारत में अशांति फैलाकर भारत को जो चुनौती दी गई है, भारत का जवाब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और भयंकर होने जा रहा है। जांच एजेंसियों के हाथ जो सुराग लगे हैं वह सीधे पाक में बैठे आकाओं और उनके पाले गए संगठन देश तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि इसके सीधे सीधे तार ईकमन अब तुर्की तक पहुंच चुके हैं। यहां की अब तुर्की के खलीफा भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। बता दें, फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बरामदी ने साफ कर दिया है कि किस तैयारी छोटी मोटी वारदात को लेकर के नहीं थी, बल्कि भारत 1900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बरामदी ने साफ कर दिया है कि यह तैयारी बहुत बड़ी और भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे आखिरकार भारत ने पूरी होने से पहले ही उसे डिफ्यूज करने का काम किया है। डिफेंस एनालिस्ट साफ कह रहे हैं कि इस मर्ज का अब असली स्थिति और इसकी असली जड़ को खत्म करने का समय आ चुका है, यानी कि पीओके के जरिए अब भारत यहां पर अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑपरेट करने जा रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ भारत सरकार नहीं, भारतीय सेना नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीय नागरिक भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। हवा में बारूद की गंध तेज है और साथ ही तेज है अटकलें। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की यह वह ऑपरेशन है जो न सिर्फ पाक के मसूबों को मिट्टी में मिलाएगा, बल्कि इतिहास की उसकी गलती को भी अब सुधारने का स्थिति और समय दोनों आ चुका है। मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग में बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं की अचानक तेज हुई एक्सरसाइज ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और भी भयंकर 2.0 के रूप में वापस आने जा रहा है। भारत अब तक चुप है। पूरी दुनिया यह मान रही है कि भारत की तरफ से अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई है। भारत की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक होनी चाहिए थी। भारत की तरफ से कोई ऐसा खबर आनी चाहिए थी जिससे यह माना जाता कि यह भारत की प्रतिक्रिया है। लेकिन अब तक भारत ने इतनी बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसी वजह से दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। खुद की दुनिया यह मान चुकी है कि भारत की जिस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं,
इसका साफ मतलब यह है कि इस बार जड़ से खत्म करने की तैयारी बन रही है। इस नासूर को उखाड़ फेंकने की तैयारी बन रही है। और ऐसे में जब सब पूरी दुनिया और पूरे देश और यहां तक कि पाक के आका भी देख चुके हैं कि अब पाक को बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी स्थिति भी भारत के बराबर खड़े होने तक की नहीं है, तो अब सऊदी अरब ने अपने हाथ पसार दिए हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि पाक की तरफ से जो भी भारत में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसमें सऊदी अरब का कोई भी हाथ नहीं है। सऊदी अरब ने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से सऊदी अरब अपने आप को अलग करता है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई भी दूरियां नहीं आने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अपने देश से ना ही कोई स्थिति ऑपरेट होने देगा और ना ही भारत के खिलाफ किसी भी स्थिति में अब सऊदी अरब शामिल होने वाला है। यानी कि सऊदी अरब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। उधर अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की को भारत ने पहले ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल करते हुए लपेटे में ले लिया है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की पर भी भारत का इस वक्त चाबुक चल चुका है। तुर्की की तरफ से कई सारी कंपनियों पर भारत ने सीधा बैन जड़ दिया है। तुर्की की तरफ से आने वाले सामानों पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तुर्की के कई शिप को भारत ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, और यह ब्लैकलिस्टेड करने का मतलब सिर्फ भारत ने नहीं किया है, बल्कि लगभग 28 देशों ने और इसे ब्लैकलिस्ट किया है, जिससे तुर्की की कमर तो भारत ने तोड़नी उधर से शुरू कर ही दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रंट और सबसे फाइनल मोर्चे पर क्या हो। तो तुर्की अब इस पूरे फाइनल मोर्चे पर भी भारत के साथ भिड़ने को तैयार है। लेकिन भारत से भिड़ने से पहले उसे अब भिड़ना होगा इजराइल से, क्योंकि इजराइल ने साफ लहजों और शब्दों में कह दिया है कि भारत से भिड़ने से पहले तुर्की और पाक दोनों को इजराइल से निपटना होगा, क्योंकि भारत को जरा सी भी और एक भी अगर खरोच आती है तो इसका मतलब यह है कि तुर्की और पाक का ऊपर अब इजराइल का कहर बरसने वाला है। तुर्की को लेकर के साफ कहते हुए इजराइल ने कहा है कि भारत के सामने अगर तुर्की ने घुटने नहीं टेके तो अब उसे घुटने टेकने की जिम्मेदारी इजराइल की है। यानी कि इजराइल उसे उस हालत में पहुंचा देगा जिससे वह कभी उभर भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारत के साथ खड़े रूस ने अब वह ताकत दे दी है भारत को, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया आश्चर्य में आ चुकी है कि अब भारत की ताकत तो कई गुना बढ़ने जा रही है। दरअसल अमेरिका, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दूरदर्शी बन के आराम से मजे लूट रहा था, अब उसकी भी कुर्सी, उसकी भी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खबर के आने के साथ ही बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। अमेरिका को साफ डर सता रहा है कि पाक में भारत का अगला एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि दरअसल अब इस एक्शन में भारत अकेला नहीं बल्कि भारत के साथ रूस भी शामिल हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में हुई घटना का विरोध करते हुए और कहा है कि भारत इसको खिलाफ जो भी प्रतिक्रिया कड़ी से कड़ी देगा वो उसके साथ भारत के साथ रूस खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से अगर रूस को बुलाया जाता है तो रूस का अगला उठने वाला कदम भारत की तरफ होगा। यानी कि रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा था और एक बार फिर से रूस ने यही स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के सामने और भारत के साथ खड़ा रहेगा। वहीं इस तरफ इस स्थिति के बीच में पूरे के पूरे मामले में भारत की जाए चीन की, तो जो चीन अब तक हर बात में पाक का साथ देता था, वही चीन अब यहां से अपनी स्थिति को अलग कर रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में वह कहीं भी शामिल नहीं होने वाला है और ना ही उसका इस पूरे घटनाक्रम से कोई भी लेन देन है। भारत के साथ उसकी स्थिति और रिश्ते दोनों बेहतर हैं और इन्हें वह और भी बेहतर करने की कोशिश में है। यानी कि जिस चीन के दम पर पाक फूलता था, जिस चीन के दम पर पाक यह उमंग भरता था कि वह भारत से भिड़ जाएगा, अब वही चीन उसके पीछे से हट चुका है। और अगर बात की जाए अमेरिका की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वह पहले से ही दलबद्दू है। इसका मतलब अमेरिका पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब खुद पाक अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ सिर्फ एक देश का साथ है जिसका नाम है तुर्की,
और यह दोनों वो देश हैं जो इस वक्त भारत की मार से बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगला होने वाला कदम और अगला उठने वाला कदम पीओके पर होगा, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अब जल्द ही भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत का वास्तव में दोबारा हिस्सा बन जाएगा और इसे दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं पाएगी। भारत ने साफ किया है पीओके भारत का आंतरिक मामला है और अब दुनिया का कोई भी देश इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकेगा। उधर भारत ने न सिर्फ पाक को बल्कि इधर बांग्लादेश को भी भारत ने निशाने पर ले रखा है। हाल बन चुका है कि बांग्लादेश पर भारत का सीधा एक्शन टूट पड़ा है। यहां तक देखी जाए तो स्थिति कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि इस वक्त बांग्लादेश में भारत ने जो किया है उसके चलते बांग्लादेश में खाने पीने, बिजली, पानी तक के लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बांग्लादेश अब तक पाक को सपोर्ट कर रहा था, अब एक बार फिर से वही बांग्लादेश भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो उठा है। यानी कि भारत ने बिना जंग लड़े उससे पहले ही अपने एक ऐसे स्थिति को ला करके दुश्मन को खड़ा कर दिया है जहां पर उसका साथ देने वाला पहले से ही अब कोई नहीं बचा है। अब देखना यह है कि भारत का अगला सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है। पीओके पर भारत अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली को दहलाने वाली उस साजिश के बाद भारत जिस तरह अपनी रणनीति को एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, उसका असर अब पूरी दुनिया में महसूस होने लगा है। क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की एक संगठित, बहुस्तरीय और बहुदिशात्मक कोशिश थी, जिसका जवाब अब भारत उसी भाषा में देगा जिसे दुश्मन अच्छी तरह समझता है। दिल्ली की सड़कों पर धमाके के बाद जो मंजर था वह अकेली घटना नहीं थी, बल्कि आने वाले और भी बड़े हमलों का संकेत था, जिसे भारत की एजेंसियों ने समय रहते पकड़ लिया। और फिर शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने पाकिस्तान, तुर्की और कई अन्य देशों की नींद उड़ा दी। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को एक साथ ऑपरेशन मोड में डाल दिया। एयरफोर्स ने नॉर्दर्न सेक्टर में अपने फ्लट को हवा में तैनात किया। आर्मी ने पीओके की सूखों पर अपनी टुकड़ियों को आगे बढ़ाया और नौसेना ने अरब सागर से कराची हार्बर तक अपनी पनडुब्बियों को चुपचाप तैनात कर दिया, ताकि पाकिस्तान को यह पता ही ना चले कि भारत किस दिशा से कब और कैसे हमला बोलने वाला है। भारत की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ बताती है कि पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों में ऐसे 17 ठिकाने सक्रिय किए थे जहां से भारत पर बड़े स्तर के ऑपरेशन चलाने की तैयारी थी। यह ठिकाने सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग कैंप नहीं थे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस यूनिट, ड्रोन हैंगर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और डिजिटल स्लीपर नेटवर्क के एक्टिवेशन पॉइंट्स भी थे, जिनके जरिए भारत में दंगे, अस्थिरता, साइबर अटैक और डिजिटल चोरी की घटनाएं एक साथ कराई जानी थी। रॉ और आईबी की जॉइंट यूनिट ने जब इन ठिकानों का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया तो साफ हुआ कि पाकिस्तान अकेला इस ऑपरेशन को प्लान नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसे देश भी शामिल थे जो सीधे मुकाबले में भारत का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन भारत को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने भी एक एक चेहरे की पहचान कर ली और फिर शुरू हुआ वह मिशन जिसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर जो हलचल है वह बता रही है कि कहानी अब बहुत आगे निकल चुकी है। भारत के आर्टिलरी यूनिट्स ने नॉर्दर्न सेक्टर में हाई एंगल शेलिंग शुरू कर दी है, और इतनी सटीकता से कि पाकिस्तान के बंकरों में बैठे आतंकी पता भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमला कहां से हो रहा है। उपग्रहों की मदद से तैयार किए गए मैप के आधार पर भारत ने पीओके में 23 किलोमीटर अंदर तक एक विशेष टुकड़ी भेजी, जो सिर्फ 17 मिनट दुश्मन के पहले ठिकाने को ध्वस्त करके वापस लौट आई। यह ऑपरेशन इतना गोपनीय था, पाकिस्तान की सेना को घटना का पता 45 मिनट बाद लगा, जब उनके ड्रोन ने उस इलाके में सिर्फ राख फैली देखी। इसके साथ ही भारत ने अब अपोबाई अपने सबसे उन्नत हथियारों को एक्टिव मोड में डाल दिया है। ब्रह्मोस के लॉन्चर लद्दाख, राजौरी, पुंछ और जम्मू में ऐसे तैनात किए गए हैं कि वह पीओके के किसी भी कोने को सिर्फ 45 सेकंड में लक्ष्य बना सकते हैं। पाकिस्तान में खलबली तब मच गई जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक इन डेप्थ रिपोर्ट में यह सामने आया कि भारत की सेना पीओके के 3 अलग अलग इलाकों में अपनी छोटी छोटी टीम 3 भेज चुकी है।
और यह टीमें सिर्फ जमीनी ऑपरेशन नहीं कर रही, बल्कि दुश्मन की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कमांड चैन को भी काट रही हैं। इसी बीच रूस ने भारत को गुप्त तरीके से अपने सबसे उन्नत जैमिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी मुहैया कराई, जिससे पाकिस्तान के ड्रोन और निगरानी सिस्टम लगभग 37 मिनट तक पूरी तरह ब्लाइंड हो गए। और इसी समय का फायदा उठाकर भारत ने अपने कमांडोज को पीओके के भीतर तक घुसा दिया। तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा था, वह भी भारत की जवाबी कार्रवाई देखकर खामोश हो गया है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि भारत को छूने की कोशिश करने वाला हर देश पहले इजराइल का सामना करेगा और इजराइल किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने वाला नहीं है। इस बार भारत ने अपनी कूटनीति को उतना ही मजबूत बनाया है जितना अपनी सेना को ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने भारत को बैक चैनल सपोर्ट दिया है। और सऊदी अरब, जिसने पहले पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद दी थी, उसने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। चीन, जो हमेशा पाकिस्तान का संरक्षक बना रहता है, उसने भी इस बार अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वह जानता है कि भारत के साथ सीधा टकराव उसके लिए आर्थिक और सामरिक दोनों स्तर पर भारी पड़ेगा। भारत ने अब पीओके में सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय घेराबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की सप्लाई लाइनें कट चुकी हैं, उनके बंकरों में पानी की कमी शुरू हो गई है, और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब भारतीय साइबर यूनिट ने पाकिस्तान की आर्मी नेटवर्क की 3 मुख्य लाइनें ठप कर दी। इस बीच भारतीय वायुसेना ने नो फ्लाई डार्क जोन घोषित कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान का कोई भी विमान घुसता है तो तुरंत लॉक ऑन हो जाता है। भारत ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि पीओके भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हालात यह हैं कि पाकिस्तान की जनता भी अपने ही नेताओं के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि भारत के साथ छेड़छाड़ की कीमत उनके देश को हर दिन भुगतनी पड़ेगी। भारत की सेना ने पीओके में कई जगह अपने झंडे भी फहरा दिए हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। देश की जनता चाहती है कि अब पीओके को भारत में मिलाकर ही इस कहानी का अंत हो। भारत की तैयारी सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि दुश्मन की जड़ों तक पहुंच चुकी है, और आने वाले दिनों में जो कदम उठने वाला है वह इतिहास में सबसे निर्णायक कदम होगा, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ बदला लेने की नहीं, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। भारत की रणनीति साफ है, पहले पीओके, फिर आतंकी ढांचा, फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करना, और अंत में ऐसी स्थिति बना देना कि दुश्मन दोबारा भारत की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर सके। अब फैसला सिर्फ समय का है, और वह समय बहुत करीब आ चुका है। जिस दिन भारत आधिकारिक रूप से पीओके को मुक्त करने का ऐलान करेगा, उस दिन पूरी दुनिया एक नए सामरिक भारत को देखेगी। एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता, बल्कि स्वयं निर्णय लेता है और उसे लागू भी करता है। यही कहानी अब आगे बढ़ने वाली है, और प्रतिशोध की लहर फैल चुकी थी। उसी लहर को असल रूप तब मिला जब प्रधानमंत्री की स्पेशल वॉर रूम में एक ऐसी गुप्त मीटिंग शुरू हुई जिसकी भनक तक मीडिया, विपक्ष या यहां तक कि बहुत से सुरक्षा सलाहकारों को भी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब सिर्फ एक जवाब नहीं था। यह भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक सोच और आने वाले दशक की सुरक्षा नीति का टेस्ट बन चुका था। पूरे देश में इंटरनेट पर एक ही सवाल उबल रहा था, आखिर पाकिस्तान को इस बार क्या जवाब मिलेगा? लेकिन वही सवाल अब आरआईबी, एनएसए, डीआरडीओ, स्पेशल फोर्सेस और थल जल नभ सेना के प्रमुखों के बीच वास्तविक रणनीति में बदल चुका था। मीटिंग रूम में एक विशाल डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन 11 ठिकानों की लाइव सैटेलाइट फीड दिखाई जा रही थी, जिन पर शक था कि दिल्ली धमाके को प्लान करने वाले आतंकी वहीं बैठे थे। इनके अलावा पीओके में 6 लॉन्च पैड, अफगान सीमा के पास 3 प्रशिक्षण शिविर और कराची में 2 बड़े कमांड मॉड्यूल भी मार्क किए गए थे। एनएसए ने साफ शब्दों में कहा, सर, यह अब सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं रहा, यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर दिखाने की कोशिश है। उसी वक्त रॉ चीफ बोले, जनाब, हमारे पास वह सबूत हैं
जो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर नंगा कर आसाद देंगे। लेकिन जनता सबूत नहीं, एक्शन चाहती है। प्रधानमंत्री ने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में जवाब दिया, इस बार कोई टीवी डिबेट नहीं होगी। इस बार केवल जवाब होगा, ऐसा जवाब जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इन शब्दों के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की ब्लूप्रिंट टेबल पर रख दी गई और पूरे हॉल में तनाव ऐसा था जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। इसी बीच सैटेलाइट से एक नई इमेज आई। कराची के पास एक गुप्त रणनीतिक बिल्डिंग में कुछ बड़े आतंकी सरगना इकट्ठा हुए थे। यह खबर आते ही एयर चीफ मार्शल ने कहा, सर इससे बेहतर समय नहीं मिल सकता, 11 मिनट में उन्हें खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह हमला खुलेआम हो या गुप्त, क्योंकि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर यह बयान देना शुरू कर दिया था कि भारत तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह बयान सिर्फ दिखावा था। असल में पाकिस्तानी सेना को डर था कि भारत इस बार कुछ बड़ा कर सकता है। उनकी सीमा पर F-16 की तैनाती बढ़ गई थी, एंटी एयर सिस्टम एक्टिव किए जा चुके थे और ISI के कई अधिकारी अंडरग्राउंड जा चुके थे। भारत की तरफ से जवाब और भी तेजी से आया। LIC के पास ब्रह्मोस की तैनाती, अंडमान में न्यूक्लियर सबमरीन मूवमेंट, राजस्थान व पंजाब में एयरबेस एक्टिवेशन और POK के सामने स्पेशल फोर्सेस के 3 बैच तैनात कर दिए गए थे। उधर देश के भीतर माहौल ऐसा हो चुका था जैसा 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक या 2019 के बालाकोट के बाद भी नहीं दिखा था। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, हर जगह युवा सड़कों पर आ रहे थे। सेना के वाहनों को सलाम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही आवाज, इस बार अंतिम जवाब होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में हड़कंप मचा हुआ था। कुछ नेता भारतीय हमले के डर से भागकर दुबई चले गए थे, जबकि ISI अंदर ही अंदर अपने लोगों को कह रही थी, अगर इस बार भारत ने हमला किया तो हालात 1971 से भी बदतर हो जाएंगे। लेकिन भारत की वॉर रूम में यह साफ निर्णय हो चुका था कि इस बार हमला सिर्फ सीमित नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की आतंकी क्षमता को आने वाले 20 साल तक के लिए खत्म कर देना है। अचानक RIV की तरफ से एक और इनपुट आया। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हामिद नैयर इस समय खैबर इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में बैठा है और वही पाकिस्तान में इस हमले की प्लानिंग के बाद अब भारत की राजधानी में दूसरा बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा था। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा, उस आदमी को सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए। और बस यह वाक्य पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक आदेश था। गुप्त दस्तावेजों में ऑपरेशन का नाम अपडेट हुआ, टारगेट HN0, और यह इतिहास के सबसे तेज टारगेटेड ऑपरेशनों में से एक बनने वाला था। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी किल रेंज ऑपरेशन लाइन एक्टिव कर दी, जिससे कराची पोर्ट और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र भारत की निगरानी में आ गया। पाकिस्तान की पनडुब्बियों की लोकेशन ग्रिड पर रेड ब्लिंक कर रही थी और भारतीय स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन उनके बेहद करीब आ चुकी थी। भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट घातक प्लेटून ने नॉर्दर्न सेक्टर में नियंत्रण रेखा की 2 महत्वपूर्ण चौक पॉइंट क्लियर कर दिए थे, जिससे POK में ऑपरेशन के लिए रास्ता तैयार हो गया था। इसी समय IAF के 8 सुखोई थकी MKI आकाश में उठे और इनके पीछे 6 राफेल लड़ाकू विमानों की शार्प फॉर्मेशन पाकिस्तान की रडार लाइन को काटने के लिए तैयार थी। अब स्थिति यह थी कि भारत के पास दुश्मन की हर हरकत की लाइव फीड थी, लेकिन पाकिस्तान को भारत के इरादों का अंदाजा तक नहीं था। वे सोच रहे थे कि भारत सिर्फ धमकी देगा, बयान देगा या केवल कूटनीति का रास्ता अपनाएगा। लेकिन असल में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आधी रात के बाद किसी भी समय सक्रिय हो सकता था और दुनिया का नक्शा सुबह होते होते बदल भी सकता था। देश भर में गूंज रहे प्रतिशोध के नारों, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग नंबर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भारत के नागरिकों की अनगिनत उम्मीदों के बीच जब आधी रात ढलने लगी तो पूरे दक्षिण ब्लॉक में सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी जल रही।